हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से आपका क्लास 9th का क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है और जो हमने पहला चैप्टर आज सिलेक्ट किया है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल आपका चैप्टर है साइंस का, मतलब साइंस में बायोलॉजी कह दो कुछ भी कह दो, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चैप्टर है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है क्योंकि टीचर्स का भी ये फेवरेट चैप्टर रहता है क्योंकि सिंपल तो है, आसान भी है, लेकिन उतना ही उससे ज़्यादा चीज़ ये है कि ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। ठीक, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज, आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी सारी डाउट क्लासेस का जो लिंक, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, और जो बच्चे हमसे और जुड़ना चाहते हैं, ताकि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद करोगे क्या, ठीक है, सिर्फ वीडियो तो देख लिया, फिर क्या करोगे, फिर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, फिर आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आपको पीवाईक्यू करने हैं, फिर आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर आपको दोबारा रिवीजन करना है। तो ये सब चीजें जो आपको कौन करवाएगा, सब चीजें आपको हम करवाएंगे। ठीक है, हम कब करवाएंगे? जब हमसे आप जुड़ेंगे 365X से 365 रुपीज देकर। ठीक, तो वो चीज को आप ज्वाइन करें और चलिए हम आपका ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें ये तो नहीं होगा कि मैं आपको कहानियां सुना रहा हूँ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में। जो हम यहाँ बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट बात करेंगे, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, प्लस मैं आपको इसमें ये बताता रहूंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, ये चीज में क्वेश्चन आएगा, ये चीज में क्वेश्चन आएगा, तो वो चीजें आप देख के रखें। और जब भी आपका डाउट सेशन हो, जितने भी बजे आपका डाउट सेशन हो, उसमें आप प्रेजेंट रहें और प्रेजेंट रहकर जितने भी आपके डाउट हैं, जितनी भी आपकी चीजें हैं, वो सब आप लेके आए, मुझसे पूछें। ठीक है, ताकि हम उन क्वेश्चंस पे काम करना शुरू कर सकें। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर शुरू करते हैं, फटाफट इसे खत्म करते हैं। ठीक, अच्छा, क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं आपको रिविजिट करा रहा हूँ, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी आपके माइंड में चीजों ने बाबा फिर से फ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ भी जो छूट गया है पहले का, जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, वो मैं कॉन्सेप्ट को फिर से आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको लाइन बाय लाइन कहानी सुना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ एक फाउंडेशनल कोर्स की तरह, ये नहीं होता। डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पर आपको बताया हुआ है कि आपकी कुछ चीजें लिविंग होती हैं, कुछ चीजें नॉन लिविंग होती हैं, और नॉन लिविंग चीजें सेल से मिलकर नहीं बनी होती, लेकिन लिविंग चीज सेल से मिलकर बनी होती हैं। ये सब कहानियां आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए होंगे। ठीक है, कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? ठीक है, different sets of organs perform the various functions you have listed in this chapter। मतलब इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, और सेल को क्या कहते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चीज, ये जो सेंटेंस है आपका, इसे आप लिख लो। ठीक है, इसे आप लिख लो, इसे आप याद कर लो। इस सेंटेंस पे भी आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक जो आपका सेंटेंस है यही अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल कैसे? कोई भी लिविंग चीज है, कोई भी आपके आसपास देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो, आप एनिमल्स को देख रहे हो, आप ट्रीज को देख रहे हो, जितनी भी लिविंग चीजें आपके आसपास हैं, सबके सबसे छोटी यूनिट आप देखोगे तो वो क्या है? वो सेल है। जैसे आप घर देख रहे हो, घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? जैसे मिलकर बना हुआ है, एक ब्रिक है, राइट? तो ब्रिक से ही आप एनालॉजी लो उस चीज में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? जैसे मिलकर बना हुआ है, वो आपकी होगी सेल। ठीक है, तो बहुत सारे, अच्छा इस चीज में मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको हायरार्की। ठीक है, हायरार्की आप ध्यान रखो कि हमारे सबसे छोटी यूनिट आपकी ये सेल है। बहुत सारे सेल्स मिलेंगे जो कि इनका सिमिलर फंक्शंस है, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, और जो सिमिलर काम करते हैं। ठीक है, तो उन जो सेल का ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे टिश्यू। क्या कहेंगे? उसे टिश्यू कहेंगे। फिर क्या होगा? आप कुछ टिश्यूज मिलेंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका काम सेम है, जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन टिश्यू के ग्रुप्स को हम कहते हैं ऑर्गन। ठीक है, आप कुछ ऑर्गन्स होंगे साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। ठीक है, आप एक ही फंक्शन कर रहे होंगे, एक ही चीज के लिए सब लोग अपने मेहनत कर रहे होंगे। उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम? ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे ही कई सारे सिस्टम से मिलकर हमारी बनती है ह्यूमन बॉडी। क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी एक हायरार्की से ध्यान रखें, सेल है, बहुत सारे सेल्स मिलकर, यानी काफी सारे सेल्स मिलकर, इनका जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है, अब स्ट्रक्चरली ना भी हो लेकिन फंक्शनली सेम होने चाहिए, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। काफी सारे टिश्यूज मिलके जो कि फंक्शनली सेम है, एक ही काम कर रहे हैं, उनको एक ही काम करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन जो कि एक ही फंक्शन करवा रहे हैं, वो हमारा कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम। फिर इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये हायरार्की आप ध्यान में रखें, इस हायरार्की से भी आपका एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। ठीक है, कहानियां नहीं पढ़नी है हमें कि किसने कैसे क्या किया था। ठीक है, सिंपल समझो,
रॉबर्ट हुक का नाम लिखा है, 1665 लिखा है। अच्छा मैं वैसे बताता नहीं हूँ कि आपको साइंस में डेट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक का सरनेम बना दो 1665, ठीक है, रॉबर्ट हुक के आगे सरनेम लगा दो उनका 1665, ताकि आपको ये चीज याद रहे। बाकी मैं नहीं कहता आपसे कि और चैप्टर्स में आप उनकी डेट्स याद रखो, ये याद रखो, वो याद रखो, नहीं। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन कब डिस्कवर किया था किसी को याद नहीं करना वो चीज। जे थॉमसन ने क्या किया था, क्या मतलब क्या किया था वो याद रखना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, लेकिन कब किया था ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है तो आगे 1665 बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी क्यों जरूरी है मुझे नहीं पता क्यों जरूरी है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा पूछा जाने का क्वेश्चन है, और इसकी डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 बार ये लोग डेट पूछ चुके हैं, ठीक है, 50 बार पूछ चुके हैं तो 51 बार पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक 1665 क्या डिस्कवर किया था, सेल डिस्कवर किया था, किसी से डिस्कवर किया था, कॉर्क से। अब कॉर्क क्या होता है, मान लो ये आपका ट्री है, ठीक है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होती है उसे हम कॉर्क कहते हैं। ये हमारे डेड सेल्स होते हैं, क्या सेल्स होते हैं, डेड होते हैं, नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। अब इन्हीं कॉर्क को जब ये लेके आए और इन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें क्या दिखा, इन्हें दिखे बॉक्सेस, क्या दिखे इन्हें, बॉक्सेस दिखे। अब यही वो बॉक्सेस थे, अब यही वो बॉक्सेस थे जिन्होंने इन्हें क्या मतलब जिन्हें इन्हें क्या कहा, सेल्स कहा। क्या कहा इन्होंने, उसे सेल्स कह दिया, ठीक है। तो कहानी क्या है, कहानी है कि रॉबर्ट हुक थे, वो बाहर जा रहे थे एक दिन, उन्होंने फिर ट्री के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट से कॉर्क को तोड़ लिया, फिर वो अपने लैब में लिया, लैब में लेकर उन्होंने कोशिश करी कि देखूं भाई क्या है इसमें, लेंस वेंस में लगाकर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज था, प्रॉपर माइक्रोस्कोप नहीं था, क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, क्योंकि वो गरीब आदमी थे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज उन्होंने लगाया। लगाने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो बॉक्सेस दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, तो यही कंपार्टमेंट उन्होंने क्या कह दिया, सेल्स कह दिया, और यही क्या हो गई, उनकी डिस्कवरी हो गई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस कहानी से, एक आध आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक। कॉर्क क्या होता है, ट्री का आउटर मोस्ट पार्ट जो कि डेड होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब वो दीज बॉक्सेस हनी कॉम के जैसे थे, ऐसा था वैसा था, कंपार्टमेंट थे, ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने टर्म दिया सेल, रॉबर्ट हुक ने क्या टर्म दिया, सेल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कब दिया, 1665 में दिया, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। और कॉर्क के सेल डेड होते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। अब ये जो डेड चीज थी तो आपने देख लिया नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, लेकिन जो चीज लिविंग है उसके लिए आपको एक एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। अब आप डेट देखो एक बार, 1665, आज 2022 है, ठीक है, 2022, देखो कितनी पुरानी बात है, 1665। 1665 में ना तो कोई माइक्रोस्कोप था, ना माइक्रोस्कोप का कोई एम था वहां, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप ही नहीं था तो आप लिविंग सेल्स कैसे देखते हैं मुझे बताओ, ठीक। और ऊपर से गरीब और थे, मतलब टेक्नोलॉजी भी नहीं है, अगर है भी है तो गरीब और है, तो ये नहीं खरीद पाए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज थे, लेंसेज को कंबाइन करके उन्होंने देख लिया, ठीक है। लेकिन आगे आपके एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम होगा एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, वो है अमीर आदमी, ठीक है। उनकी कभी आप गूगल पर डाल के देखना कितनी चीजें डिस्कवर करी है, सेल के लाइन से आ जाएगा आपका वहां पर, ये भी इसके, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। क्यों क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, आई डोंट नो होंगे, लेकिन क्या उनके पास अच्छा माइक्रोस्कोप था, हाँ ये रीजन है, ठीक। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। आज हमें बहुत कुछ पता है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि हमारे पास इंप्रूव माइक्रोस्कोप है, ठीक है। कहानी है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। आगे चलो, सेल के बारे में बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है आप बता दिया कि सेल को, आप सेल क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का, ठीक है। जहाँ स्ट्रक्चर लिखो वहाँ फंडामेंटल भी लिख लेना, खाम खाम क्यों एक दो बार लाइन लिखोगे, ठीक है। एक ही लाइन लिख लो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, लिख के खत्म करो। चलो ठीक है, अब वही ब्रिक्स की एनालॉजी है। सेल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, शेप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं। सिमिलरली इन लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, सब लोग सेल्स के ही बने हुए हैं और सब मतलब सब हर चीज अलग अलग है। अब सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। अब सेल के डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं, जब वजह आएगी क्यों, तब क्यों बता देता हूँ, क्योंकि सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम करने पड़ते हैं। जैसे अब न्यूरॉन्स का काम आपके यहाँ पर है, ठीक है, मसल्स का काम आपके यहाँ पर है। अब इनकी और इसकी शेप क्या सेम होगी, नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर है इन दोनों का। लेकिन क्या ये दोनों सेल हैं, हाँ ये दोनों सेल हैं, दोनों क्या है, दोनों काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, ठीक है। तो सेल जो काम कर रहा होगा आपकी बॉडी के अंदर, जो भी फंक्शन उसका मतलब मिला हुआ है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तो उस काम के हिसाब से नेचर ने उसको वैसी ही शेप या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया है, ठीक। हमने उसमें कुछ नहीं, हमारा रोल नहीं है, नेचर ने ही उस सेल को वैसा बनाया है जैसा उसे काम करना है, ठीक। इस बात को ध्यान रखें। और नेचुरली भी ये चीज मैं बताया था आप लोग इससे चैप्टर से अलग हटकर, नेचुरली भी आप देखोगे हमारी बॉडी भी इंक्लाइंड उसी चीज के लिए होती है। नेचुरली आपकी बॉडी भी माइट भी, अगर आप बचपन से नोटिस करो तो वो आपको दिखेगा कि वैसी ही आपकी स्ट्रक्चरली बनी होती है। जैसे कि आपने एक स्विमर है और क्या नाम है उसका,
माइकल फेल्प्स नाम है, क्या नाम है, हाँ वही, शायद वही नाम है। तो उसका क्या सीन है, उसने बहुत सारे स्विमिंग में उसने मेडल जीत रखे हैं, उससे तेज कोई स्विम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मतलब लेजेंड है एक तरीके से वो। तो वो क्यों है, क्योंकि उन्हें बचपन में जब उनकी वो होता है ना, देखते हैं बच्चे को, तो बचपन माँ बाप थोड़े अच्छे इंटेलिजेंट माँ बाप ने देखा कि ठीक है, इनका जो बॉडी का अपर पार्ट है काफी तरह लंबा है, इनके पैर छोटे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर बॉडी का थोड़ी डिस्प्रपोर्शनेट है, साइज में इक्वल नहीं है, ठीक है। उस डिस्प्रपोर्शनेट की वजह से ही वो अपने स्विमिंग में इतने अच्छे हैं, ठीक है। अब ये कहोगे आप ये झूठ है, झूठ नहीं है, जाके ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। बॉडी जब डिस्प्रपोर्शन में होती है, जिनकी ज्यादा होती है वही अच्छे से स्विम कर पाते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल टांगे बिल्कुल छोटी हैं और अच्छे से स्विम कर लोगे, नहीं, थोड़ी थोड़ी डिस्प्रपोर्शन होती है जो स्विमिंग के लिए हमें बेनिफिशियल होती है। तो उनको नेचुरली भी वो इंक्लाइन थे स्विमिंग के लिए, उनके माँ बाप ने उन्हें वहीं डाला और वैसे ही वो आगे ग्रो कर पाए, ठीक है। चलो ये तो थोड़ी बाहर कहानी हो गई, अपने चैप्टर फिर से वापस आ जाओ। चलो ठीक है, अब तो मैं बात कर ली शेप की। अब आपकी देखो वैरायटी मिलती है आपको, वैरायटी कह दो या फिर डाइवर्सिटी कह दो, कुछ भी कह दो, बात एक ही है। आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है सेल के नंबर में, शेप में और साइज में, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, ठीक है। लेकिन साइज का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एलिफेंट है और कोई माउस है, कि माउस के सेल का साइज बहुत छोटा होगा, एलिफेंट के सेल का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, हमसे बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर में ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, साइज इतना बड़ा है, नंबर में ज्यादा होगा अगर माउस से कंपेयर करोगे। लेकिन क्या उनका वो भी वैसा है, मतलब सही नंबर में, शेप में भी बड़े हैं वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs, सब कुछ वेरी करता है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स पे आ जाओ, ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब कितने सेल्स हैं ये आपसे नहीं पूछा जाए, कितने सेल्स हैं, ठीक है। और आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्या आता है यहाँ पर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, वन, सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल, मल्टी का मतलब मेनी, सेलुलर का मतलब फिर से सेल, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर कौन होंगे, मल्टी सेलुलर आपके वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में बात क्या होती है, मतलब इनके पास वो क्या है एडवांटेज, मल्टी सेलुलर के पास, मल्टी के पास एडवांटेज है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझते हो आप लोग, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जो अगर एक सारा सेल बॉडी में प्रेजेंट है, तो अलग अलग सेल्स के ग्रुप जो है उन्होंने अलग अलग काम बांट रखा है। हर एक सेल को एक तरीके का काम नहीं करना, एक सेल को सारे काम नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, इसलिए हर ग्रुप ने अपना अलग अलग काम बांट रखा है, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर जो है बेचारा, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक ही सिंगल सेल है, रेस्पिरेशन भी उसे ही करना है, रिप्रोडक्शन भी उसे ही करना है, डाइजेशन भी उसे ही करना है, एक्सक्रीशन भी उसे ही करना है, सारे काम उसे ही करने, उसके पास कोई भी किस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर देखने को हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। प्लस आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मल्टीपल में अपना नाम लिखे आना, कोई इशू नहीं है। अपना नाम कैसे लिखोगे, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, तो 4 ऑप्शन में से अगर कोई ह्यूमन बींग लिखा हुआ है या फिर कोई आपका डॉग कैट लिखा हुआ है, तो वो सब मल्टीसेलुलर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप यूनिसेलुलर के सामने लिख लेना, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या होता है तो आप साइंस से बता दोगे, लेकिन यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज कभी कभी मुश्किल पड़ जाती है, तो वो एग्जाम्पल्स आप अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। तो वही डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो गई, सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं, हम यूनिसेलुलर कह देंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आप देख लो, काफी है। A single cell organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows, ठीक है। मैं बताया ना सारे के सारे फंक्शन, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर की बात कही ना, वो सब कहानी लिखी हुई है। यूनिसेलुलर में क्योंकि एक ही सेल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, वहां पर अलग अलग काम नहीं बटे हुए, क्योंकि वो एक सिंगल सेल है, उसी सिंगल सेल को सारे के सारे काम यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता, ठीक। चलिए आगे आते हैं, ओके ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एक बात बताओ, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो गई, लेकिन उससे हटके मुझे एक बात बताओ, क्या डिवीजन ऑफ लेबर, क्या डिवीजन ऑफ लेबर सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसे वो और अच्छे से काम करवाता है डिवीजन ऑफ लेबर? हाँ बिल्कुल ऐसा है, जिस सेल में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा बस थोड़ा स्टेबल टाइप का होगा, हड़बड़ी में नहीं होगा, काम कम करेगा, थोड़ा स्टेबल रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स की हमने बात की तो हमने क्या पता चला था हमें शेप ऑफ सेल्स में, हमने ये देखा था कि जैसा जैसा सेल का फंक्शन होता है नेचर ने वैसे ही सेल को उसकी शेप के हिसाब से अलग अलग कर रखा है, राइट। तो अलग अलग वो है, ठीक है। अब उसकी शेप अलग है, शेप अलग है तो
क्या होगा बताओ? शेप अलग है तो उसका फंक्शन अलग होगा। हाँ, तो हम शेप ऑफ सेल्स की यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, बीच में कट था एक, तो आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन नहीं, हम शेप ऑफ सेल्स की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो शेप ऑफ सेल्स में क्या आता है कि जिस हिसाब से नेचर ने उनका फंक्शन डिफाइन कर रखा है उसी ही हिसाब से उनका स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पर आप छोटे पोटे लिखा हो, देख रहा चाहिए, अंडरलाइन कर लो, ये अंडरलाइन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। छोटे पोटे क्या आपको किस में देखने को मिलता है? अमीबा में देखने को मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट। क्या मतलब होता है? फॉल्स फीट। अब अमीबा क्या करता है? अपना जो फॉल्स फीट टाइप का बनाता है। ये अमीबा हो गया, ये फॉल्स फीट है, यहाँ पर खाना आएगा तो यहाँ से धीरे धीरे क्या करेगा? ये एनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा? इसको एनगल्फ कर लेगा, ये अंदर ले आया इस खाने को, ठीक। तो ऐसे करके जो ये अंदर ले आता है ना खाना, ये अमीबा ने क्या किया? अपना खाना ये धीरे धीरे क्या करके ले आया? अपना खाना अंदर ले आया। अब जो ये जब खाना अपना अंदर यहाँ पर ले आया, खाना अंदर लिया तो एनगल्फ कर लिया, फिर से शेप अलग हो गई, यहाँ शेप अलग है, यहाँ शेप अलग है। तो अमीबा की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। और ये जो चीज होती है, जैसे ये अपना खाना यहाँ पर एनगल्फ करता है या फिर एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है अपना वेस्ट मटेरियल, उस चीज को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट। दिखाता है इसके पैर हैं, लेकिन ये पैर नहीं होते, इसे अंदर ले लेता है और फिर बाद में शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अब व्हाइट ब्लड सेल की यहाँ बात हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल की आपका हो गया। अब ये भी अपनी शेप चेंज, व्हाइट ब्लड सेल एक अकेला ही एकमात्र ह्यूमन बीइंग में सेल है जो कि अपनी शेप चेंज कर सकता है। और इस बात को ध्यान में रखें, जितना आप स्यूडोपोडिया को ध्यान में रखते हैं उतना ही आप ध्यान इस बात को भी उतना ही ध्यान में रखें, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि ये एक इकलौता यही सेल है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपके ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देयर डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द डिफरेंट फंक्शंस। जो उनकी शेप है उनके फंक्शन के हिसाब से ही डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मतलब ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। फिर कैसी कैसी शेप होती है? राउंड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, ठीक है। ये राउंड आप देख रहे हो, रेड ब्लड सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इलोंगेटेड ये देखो मसल सेल्स हैं यहाँ पर, ये आपका न्यूरॉन है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। ये न्यूरॉन है आपका। बहुत ही डिटेल में मतलब पढ़ने को चीजें मिलेंगी जब आप अपना 9th में आगे जाओगे। न्यूरॉन भी देखोगे, रेड ब्लड सेल भी देखोगे, मसल सेल भी देखोगे, सब चीजें देखोगे आप, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक और चीज बीच में मुझे बोलनी है। आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपका 26 जून को आपका शायद एग्जाम है, आपके 1-2 महीने रह गए। 2 महीने में ऐसा नहीं है कोड बहुत ज्यादा कवर नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा, चिंता मत करो। आज जो पढ़ाया जा रहा है, आज जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करो। आज जो पढ़ लिया उसे क्वेश्चन सॉल्व करो, मन में बिठा लो। कोई डाउट है तो डाउट सेशन में पूछो आगे, एक बार नहीं 50 बार पूछो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। जब तक आपको डाउट क्लियर नहीं होगा मैं सोने नहीं जाऊंगा। और बताओ, ठीक है। तो ये चीज तो ये वाली हो गई। और दूसरी चीज ये कि आपको अपनी थोड़ी सी मेहनत अब इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। अपनी थोड़ी सी मेहनत जो है वो इंक्रीज करो, ठीक है। अब देखो क्या है ना, मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक। मैं रोजा है, मैं सुबह से आपका मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, पता नहीं कौन सी नंबर की वीडियो है ये। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा रोजा भी है, मैं खड़े होकर बना सकता हूँ। अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं कोई ऊपर से नहीं आया हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ मैं कोई, राइट। मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। अगर मैं ऐसे मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी मेहनत कर सकते हो। आप अगर देखो, ये तो आपका 9th एंट्रेंस कोर्स हो गया। अब आपका वहां पर 9th की जो एक्चुअल क्लासेस हैं, 7th 8th क्लासेस हैं, वो भी चल रही हैं। तो अगर आपको ये समझ में ना आए, वाली क्लासेस देख लो ना। अगर इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं तो उनका आप फायदा उठाओ। कहीं से भी कुछ भी लाकर डाउट सेशन पूछा करो, कोई इशू नहीं है। बस आप अपनी चीज क्लियर करो, ठीक है। अपना मन को क्लियर करो, अपना आप शांत हो जाओ और अच्छे से एग्जाम देके पास हो, अच्छे से सीट लेके आओ। हमें वो उसमें ज्यादा खुशी होगी हमें, ठीक है। तो मेहनत वाली जो बात है, थोड़ी सी आप मेहनत इंक्रीज करो, ताकि आपके बच्चे लगे, आपका भी नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का भी नाम रोशन हो, और हमारा तो साथ ही साथ हो ही जाएगा फिर उसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, ठीक है। लॉन्ग और पॉइंटेड है कुछ सेल, जैसे कि आपको दिख रहा है मसल सेल्स आपके लॉन्ग और पॉइंटेड है। द एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, ठीक है। स्पिंडल शेप के भी हैं कुछ, क्वाइट लॉन्ग, मतलब नर्व सेल है उसके तो अलग ही ब्रांच है, वो अलग ही न्यूरॉन, ये इसकी अलग ही बिल्कुल शेप है, ठीक। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल, ठीक है। नर्व सेल क्या करता है आपकी बॉडी में? कोऑर्डिनेशन कराता है, मैं मैसेज का काम होता है। यहाँ से मैसेज लिया वहां दे दिया, वहां से मैसेज लिया यहाँ दे दिया, ये सब काम है। लेकिन क्या आपके एग्जाम में आएगा? नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं आता ये सब चीज, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? मैं लिख देता हूँ। जो आपकी मेम्ब्रेन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी वो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो
या फिर उसे सेल मेम्ब्रेन कह दो, बात एक ही है। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको हर एक सेल में देखने को मिलेगी, वही उस सेल को इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives shape and identity to the cells. Bacterial cell also has a cell wall. ठीक है, अब प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? प्लांट और एनिमल सेल में अभी मेजरली ये डिफरेंस है, और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी जो मेजरली आप पढ़ो वो ये देखो कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। जैसे कि मान लेते हैं ये दो आपके सेल है, एक ये आपका सेल है, चलिए मैं सुना देता हूँ, एक ये आपका सेल है, एक ये आपका सेल है। ठीक है, इनमें से एक सेल है, इसके आसपास एक बाउंड्री भी है, लेकिन इसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये जो जिसके आसपास बाउंड्री है ये आपका प्लांट सेल है। ठीक है, ये तो कौन सा सेल है? ये आपका प्लांट सेल हो गया, और जिसके आसपास बाउंड्री नहीं है ये आपका एनिमल सेल हो गया। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएट करने के लिए आप उन्हें देख के बता सकते हो सेल्स को, कि जिसके आसपास, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आसपास एक और आपकी वॉल है, उसे हम सेल, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अगर वो है तो वो प्लांट सेल हो गया, अगर वो नहीं है तो वो एनिमल सेल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आप बैक्टीरियाज की बात करोगे तो बैक्टीरियाज में भी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है या नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए मार्क कर लो। और प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस है सेल वॉल को लेकर, वो उससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सेल्स माइक्रोस्कोप होते हैं साइज के, और वो अनअटैच्ड नहीं दिखते। ठीक है, चाहे वो आपका हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, वो उनमें मतलब इतना डिफरेंस नहीं होता कि बहुत बहुत बड़े सेल हैं, को बहुत छोटे सेल, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ध्यान रखो। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखो। ठीक, स्मॉलेस्ट सेल आपका कौन सा है? बैक्टीरिया, ये ध्यान रखो। ठीक है, इनका ये साइज आपको दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का है, उसका साइज कितना है वो ध्यान रखो, और स्मॉलेस्ट सेल जो आपका बैक्टीरिया है वो क्या साइज है उसका, वो भी ध्यान रखो। ठीक है, ये सब आपके बने बनाए क्वेश्चंस हैं, सब आपके ये बने बनाए क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसे आप अच्छे से देखो, इसे अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये बने बनाए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ये है, कितना साइज है, ये रहा। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ये वाला है, कितना साइज है, ये रहा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। तो इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान देके पढ़ो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि साइज का बॉडी के साइज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, नेसेसरी नहीं है कि अगर किसी का एलिफेंट का साइज बड़ा है, अच्छा वही सेम एनालॉजी देख रहा मैं एलिफेंट और माउस का, तो उन्होंने भी वही सेम चीज। ठीक है, तो एलिफेंट और माउस में भी क्या है, आपकी सेम ही चीज है। ठीक है, सेल का फंक्शन जो भी होगा वो चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा इतना छोटा वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फिर आता है आपका सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। और क्या है सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए, और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कहानी कहानी कहानी। ठीक है, ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी हायरार्की। आपको यहाँ पर मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको हायरार्की बताई थी, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो हायरार्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हायरार्की को अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका पार्ट्स ऑफ सेल्स क्या है, आपका पार्ट्स ऑफ सेल्स, पार्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल क्या? ठीक है, अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर? अच्छा मुझे एक आप सेकेंड दो, मैं इसमें चार्जर लगा लूं, यहाँ पर एक कट होगा। ठीक है, हाँ चलो आ गया वापस। तो हम कहाँ पर थे? हम थे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेल्स पे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ सेल सबसे पहले आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले चलते हैं आपके डायग्राम पर, उसके बाद जाके यहाँ बात करेंगे। ठीक है, पहले हम चलते हैं आपके डायग्राम पर। ठीक, ये आपका डायग्राम है, किसका? सेल का डायग्राम है। ठीक, ठीक है, अब दो हमारे पास डायग्राम है, एक हमारे पास है आपका प्लांट सेल, एक हमारे पास है एनिमल सेल। इस डायग्राम को, ठीक है, इधर इधर देखो, पहले इधर देखो, इधर देखो, फोकस करो, उधर मत देखो, नीचे मत देखो, ऊपर मत देखो, इधर देखो मेरी तरफ। ठीक है, ये चीज अब ध्यान से पढ़ना, लेजर फोकस होके पढ़ना। ठीक है, लेजर फोकस होके पढ़ना ये चीज। अब थ्योरी नहीं पढ़ाना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम थ्योरी पे जाएंगे, फिर हम यहाँ देखेंगे, मैं खुद बताऊंगा क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है, क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है, फिर उसके बाद। ठीक है, तो इधर उधर मत देखना, बंद करो, इधर देखो। चाहो तो अगर अगर रोजा नहीं है आप लोगों में से किसी का, या फिर आप नॉन मुस्लिम हो, या फिर जो भी है, पानी पीना पानी पी लो, खाना 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 खा लो, इधर देख के पढ़ो, लेकिन ठीक है फोकस करके पढ़ना। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, दो चीज हमारे पास, एक हमारे पास प्लांट सेल है और एक हमारे पास एनिमल सेल है, एक हमारे पास प्लांट सेल है, एक हमारे पास एनिमल सेल है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस आपको इनमें क्या दिख रहा है? सबसे पहला डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ पर किस चीज का, कि यहाँ पर ये दो लेयर्ड है, ये देख रहे हो आप, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर ये चीज दो लेयर्ड है। ठीक है, दो लेयर है, लेकिन यहाँ पर ये चीज क्या है, सिंगल लेयर्ड है। ठीक, ये चीज देखो, ये दो लेयर है, यहाँ पर ये सिंगल लेयर्ड है, दो लेयर सिंगल लेयर। ठीक है, मतलब हर सेल में एक लेयर तो है, वो कौन सी लेयर है, किस चीज की लेयर है, वो सेल मेम्ब्रेन की। किस चीज की लेयर है, वो सेल मेम्ब्रेन की। तो ये प्लांट सेल में एक्स्ट्रा लेयर कौन सी है, ये प्लांट सेल में एक्स्ट्रा लेयर कौन सी है, प्लांट सेल में एक्स्ट्रा लेयर का नाम है, उसका नाम है सेल वॉल। ठीक, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है चीजों का आदान प्रदान करना। ठीक है, यानी चीजों का ट्रांसपोर्ट करना, इन एंड आउट चीजों को भेजना, सेल के उसको स्ट्रक्चर देना, और कुछ सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, उनको बनाने का काम भी हमारे पास किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम हो गया, और चीजों मतलब सिलेक्टिवली चूज करती है कि तुम अंदर जाओगे, तुम बाहर जाओगे। नहीं, वो एक गेट नहीं होता सेल में, गेट। ठीक है, वो ये गेट है, वो ये एंट्रेंसेज है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो ये एंट्रेंस है। अगर कोई बाहर से अंदर आना चाहे तो पहले वो सिलेक्ट करेगी, हाँ तुम्हें आना नहीं आना, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। सेल मेम्ब्रेन ने कहा तुम अंदर नहीं आओगे तो वो अंदर नहीं आएगा। किसी को बाहर जाना है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो सिलेक्टिवली जो चूज करती है, वो कौन चूज करता है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन चूज करती है। ठीक, अब एनिमल सेल में तो यही होती है, लेकिन प्लांट सेल में एक और लेयर है जो कि हमारी सेल वॉल है। सेल वॉल का मेजर जो काम होता है, वो काम होता है उसका प्रोटेक्शन का। ठीक है, सिंपल आपको प्रोटेक्शन का काम होता है, एक्स्ट्रा लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगली चीज जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है वैक्यूल। वो क्या है, वैक्यूल, इधर देखो सामने। वैक्यूल क्या होता है कि आपके पास एक खाली बैग है चीजों को स्टोर करके रखने के लिए। आपके पास एक खाली बैग है चीजों को स्टोर करके रखने के लिए, वही आपका क्या है, वैक्यूल है। वही आपका क्या है, वैक्यूल है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, और जो फंक्शंस होंगे हम थ्योरी पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैक्यूल आपका एक छोटा सा आपके पास बैग है चीजों को भर के रखने के लिए, चीजों को कैरी करने के लिए, मतलब अपना स्टोरेज स्पेस है आपकी, वो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है, तो वो वैक्यूल है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर वो होते ही नहीं है। एनिमल सेल में वैक्यूल तो बहुत छोटे हैं या वो होते ही नहीं हैं। लेकिन प्लांट सेल में आप देख रहे हो वैक्यूल का साइज कितना बड़ा है, ये देख रहे हो वैक्यूल का साइज कितना बड़ा यहाँ पर वैक्यूल का साइज है, ये आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो न्यूक्लियस को ही साइड में शिफ्ट कर देता है। देख रहे हो आप, तो प्लांट सेल में देखो वैक्यूल का साइज कितना बड़ा है, यहाँ पर ये पूरा आप देख रहे हो व्हाइट व्हाइट। तो ये वैक्यूल का साइज इतना बड़ा होता है, और इतना बड़ा होने के बाद मतलब ये क्या करता है, इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस साइड में हो गया। वो न्यूक्लियस मतलब जो इतना इंपॉर्टेंट चीज है सेल के अंदर, न्यूक्लियस, वो उससे साइड में करता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है उसका। ठीक, तो ये तो वैक्यूल हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लिखवाऊं क्या स्पेलिंग में, मतलब क्या इसकी कुछ लिखवाऊं क्या तुम्हें, बताओ। चलो आप खुद लिख लेना ये चीज। डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये सब चीज इनकी दोनों की फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, तो ये डीएनए आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है ये न्यूक्लियस के अंदर। अब डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है डीएनए। क्योंकि डीएनए काम करता है हेरिडिटी में इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। यानी आपके पेरेंट्स से आप में जो इन्फॉर्मेशन आई है, आपके पेरेंट्स से जो आपके इन्फॉर्मेशन किस चीज की आई है, कैरेक्टर्स की, आपके एट्रीब्यूट्स की, आपके बिहेवियर की, आपके स्किन कलर की, आपके हेयर कलर, सारी इन्फॉर्मेशन जो आई है, ठीक है, वो किसके थ्रू आई है, वो डीएनए के थ्रू आई है। डीएनए पे वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। यानी अगर आपका डीएनए मेरे पास आ गया, मैंने उसे पढ़ लिया, तो मैं एक एक चीज आपके बारे में बता दूंगा कि आप ऐसे हो, आपका कलर ये है, आपके बालों का कलर ये है, आपका बिहेवियर ऐसा है, आपको गुस्सा आता है, आपको ये होता है, वो होता है। हर चीज मैं उसमें से पढ़ के आपको बता सकता हूँ। इवन आपके पेरेंट्स के बारे में बता सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं। समझ रहे हो कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है डीएनए पर। तो डीएनए इस वजह से काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस वजह से संभाल के रखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक घर है, घर में तो सेफ आप, घर के अंदर एक और तिजोरी है जहां पर आपके घर के पैसे वैसे भरे हुए होते हैं। ठीक, तो वही जो सेल के अंदर एक और आपका एक तिजोरी टाइप की, जहां पर वो डीएनए यहाँ पर रखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का वो चीज फंक्शन हो गया। अब यही न्यूक्लियस क्या होता है, साइड में मतलब सेंट्रल में होता है बिल्कुल किसी भी सेल के। लेकिन क्योंकि जिन प्लांट्स में आपके वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उन प्लांट सेल में क्या होता है, ये पेरिफेरी, यानी पेरिफेरी मतलब साइड में वॉल की तरफ शिफ्ट ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो।
फिर बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करते हैं? साइटोप्लाज्म की। ठीक है, 2-3 टर्म्स हैं, इन्हें आप क्लियर करो। ठीक, सबसे पहली चीज साइटोप्लाज्म क्या होता है, दूसरी चीज प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका? साइटोप्लाज्म आपकी वो चीज हो गई, यानी कि ये आपकी वॉल है, ये देखो यहाँ पर नीचे देखो, नीचे ये आपकी वॉल है सेल वाली, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो अभी मैं मार्क करता हूँ इसकी, ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब आपका क्या है? साइटोप्लाज्म। ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है तो आप क्या कहोगे? न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा के जितनी भी चीज बची सेल के अंदर, वो आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, क्लियर हो गया साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये मैं लिख देता हूं। साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है? न्यूक्लियस को हटाकर, न्यूक्लियस को हटाकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिलाकर, ठीक है, यानी कि सिर्फ आप यहां पर एक सेकंड को अगर आप चाहो, अगर आप कर पाओ तो इस न्यूक्लियस को भूल जाओ, यहां पर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस को देखो ही मत। अब ये चीज जितनी बची ना, इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी भी चीज बची, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सिंपल, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाकर जो भी बचा वो सब साइटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म क्या है कि आपका साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। यानी न्यूक्लियस को हटा के जितना भी कुछ बचा हुआ है इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आपका क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। वो आपका क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें। तो इन सबकी बात हो गई, और कुछ बचा क्या इसमें? ठीक है, हाँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अब क्लोरोप्लास्ट आपके प्लांट्स में देखे जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कुछ आपके ऐसे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कुछ आपके ऐसे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में होते हैं, और उनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का। क्या काम होता है उनका? फोटोसिंथेसिस का। प्लांट में जहां कहीं भी अगर आप ग्रीन कलर देख रहे हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है तो वहां पर क्या समझ जाओगे? वहां पर क्या है? वहां पर है क्लोरोप्लास्ट। वहां पर क्या है? आपके क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि आपको ग्रीन कलर देता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे, उनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? जो सन से जो एनर्जी आती है ना, सन से जो सनलाइट आती है, उसे वो ट्रैप करके रखता है। सन से एनर्जी आई, सनलाइट आई, उसने ट्रैप करके अपने पास रख ली, फिर अपने लीफ में भेज दी कि लो भाई, लो सनलाइट लो, खाना बनाओ। उसने फिर आया, तो फ्री मिल रही सनलाइट आई, उसने लीफ पकड़ी, लीफ को दी कि लो खाना बनाओ। ठीक है, तो क्लोरोफिल का तो काम हो गया कि वो सनलाइट को पकड़ के लीफ तक पहुंचा रहा है, ट्रैप करके रखा है सनलाइट को कि तुम्हें जाने दूंगा तो मुझे खाना बनवा के जाओ। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गए, फिर क्रोमोप्लास्ट हो गए, CHROMO, क्रोमो। तो क्रोमोप्लास्ट आपके होते हैं कलर्ड पिगमेंट्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन हो गया। क्रोमो क्या हो गया? आपके बाकी जो ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, नीला, पीला जो भी है वो सब आपके क्रोमोप्लास्ट में आ जाते हैं। तो जो जितने भी प्लास्ट हैं ये सब हमारे क्या है? कलर्ड पिगमेंट्स हैं, अलग अलग कलर्स के। ग्रीन कलर जहां पर भी है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल क्या काम करवाता है? सनलाइट को ट्रैप करके हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ रह गया इसमें? नहीं, चलो ठीक है। अब हम जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, मैं बाई स्ट्रक्चर तो समझा दिया आपको सब कुछ, एक बार थ्योरी और पढ़ लेते हैं। ठीक ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन का हमने देखा था, क्या देखा था हमने सेल मेम्ब्रेन में? कि वो क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है सेल मेम्ब्रेन में? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सिलेक्ट करेगी कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, वो ही सिलेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कोई भी अंदर आए कोई बाहर जाए, ऐसा नहीं होता। ये डिसाइड करती है कौन अंदर कहा जाएगा, कौन बाहर जाएगा, तो वो चीज होती है हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मतलब सेल मेम्ब्रेन के सब अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, गेट होता है, सेल को सेपरेट करके रखती है दूसरे सेल से। ठीक है, अब में काम क्या हो गया? सेपरेशन का भी काम हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का तो हो गया। सेपरेशन मतलब कि आपकी घर है, आपके घर की दीवार है, दूसरे घर की दीवार है, तो दीवारें उनके क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर घर के आसपास दीवारें नहीं होंगी, सेपरेशन कैसे होगा? फिर
कोई भी किसी घर में घुस जाएगा। तो वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका है वो क्या है, आपका सेपरेशन है दूसरे घरों से, ठीक है। एक सेल अगर घर है तो बाकी घरों से सेपरेशन है, वो हम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। चलो आगे देख लो, ठीक है। पोरस होती है, पोरस की अगर बिल्कुल ही बंद होगी चीजें अंदर बाहर कैसे जाएंगी फिर, ठीक। तो वो चीज क्या होती है, पोरस होती है और मटेरियल्स को अलाउ करती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड्स मूवमेंट को। लेकिन वो कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्ट करके भेजती है। ऐसा नहीं कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसा नहीं होता। घर में भी नहीं होता होगा ना आप कैसे, ऐसा ही होता है कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। सिलेक्ट होता है ना कि चलो जिन लोगों को आप जानते हो आप पहचानते हो वही घर के अंदर आएंगे, ठीक है। और जो घर से बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है आप जानते नहीं हो पहचानते नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वैसे ही वही चीज सेम होती है, ठीक। तो आपके घर की बाउंड्री के जैसे ही एक हमारी सेल की बाउंड्री भी होती है, हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आपके घर के अंदर तिजोरी होती है, वो हमारे सेल के अंदर क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऐसे घर के अंदर तिजोरी के अंदर पैसे होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। वहाँ वो आपका वैसे ही वहाँ रखो पैसे, मतलब पैसे आपकी वही चीज हो गई। न्यूक्लियस आप में क्या होता है, डीएनए, डीएनए पे क्या होता है आपकी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी किच्चा छट्टा आपका वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आप कौन हो, आपके पेरेंट्स कौन है, कैसे दिखते हो कैसे नहीं दिखते, सब कुछ आपके डीएनए पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस आपका प्रोमिनेंट कहाँ होता है, सेंटर में होता है प्रोमिनेंट। लेकिन जिन प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है तो न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है पेरीफेरी पे, ठीक है। ये अनियन पील में आप देख रहे हो, ठीक है। ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस नहीं, बड़ा वो नहीं होगा, इसका क्या नाम है, वैक्यूल। इस वजह से यहाँ सेंटर पे, यहाँ पेरीफेरी में होता है, यहाँ वैक्यूल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर इन सेल्स को देख के इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो जिन भी सेल्स में आपको न्यूक्लियस थोड़ा साइड में मिले तो वहां समझ जाना कि वैक्यूल बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारी बात हो गई थी साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर जितनी भी जगह बची वो सब आपका साइटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस को छोड़ दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसमें ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक। फिर आपकी सेल वॉल की बात हो गई कि आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी चाहिए, कि आपके घर की दीवारें हैं, रूम की दीवारें हैं, लेकिन घर की भी दीवार चाहिए। घर की दीवार के बाद उस पर गार्ड बिठाना है आपको, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो आप अपने घर की करवाते हो वही चीज हमारी सेल वॉल होती है, ठीक है। ऐसा कुछ खास काम नहीं होता, बस एक एडिशनल लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए। किसमें होती है, प्लांट सेल्स में होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ये बातें मैं कह रहा हूँ, लिख के रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का। इस चैप्टर से आएगा तो यहीं आसपास से ही आएगा, वरना और कहीं से नहीं आएगा, ठीक। तो सेल वॉल में क्या है, किस लिए एडिशनल लेयर है, सिर्फ किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। क्या सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और कहीं नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया में भी आपको सेल वॉल देखने को मिल जाती है, लेकिन एनिमल्स में देखने को नहीं मिलती। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है, आपके अंदर भी सेल वॉल नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो एडिशनल लेयर किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, और कुछ नहीं करती। अब किसी से प्रोटेक्शन, टेम्परेचर से, हाई विंड से, स्पीड से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मॉइस्चर से, सॉरी। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन है और कुछ भी नहीं है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ ऑफ पील, ठीक है। अब ये सब आपके यहाँ पर आप सेपरेट देख सकते हो, ये सब लिखा आता नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेल से भी नहीं, इनमें थोड़ी ना होते हैं, सेल तो हर किसी में होते हैं। कुछ भी उठा के लिया, कोई सी भी लीफ लिया बाहर से उठा के, सब में आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक। चलो आगे आ जाओ। फिर आगे आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। हम बताया ना आपको, न्यूक्लियस को छोड़ दो, छोड़ दो जितने भी मटेरियल है। अब वो कैसा है, वो जेली लाइक है, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे आपके ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं और सेल को उसके फंक्शंस करने में मदद करते हैं, ठीक है। वो आपके कौन हो गए, ऑर्गेनेल्स हो गए आपके, ठीक है। अब सेल अकेला अकेला तो है ना कहाँ काम कर रहा है, सेल्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि काम कर रही हैं, वही सब मिलकर सेल का काम बनाती हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। वेरियस कंपोनेंट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। अब जेली लाइक क्या है, जेली लाइक मतलब गाढ़ा गाढ़ा है, पतला, कुछ लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन जेली लाइक सब्सटेंस है। नाम देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, एक्सेट्रा। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ध्यान रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडीज की आपकी क्या करती हैं, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में काम होता है गोल्जी बॉडीज का। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना इसे, ठीक है। मैं पूछा हूँ डाउट सेशन में, ये चीजें नहीं लिखी हुई मिली तो मुझे ये लगेगा कि आप पढ़ने में सीरियस नहीं हो, ठीक है। आपको एंट्रेंस से आके मेरे पास जबरदस्ती दिलवा रहे हैं, आपको खुद नहीं देना, ठीक। चलो लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया में लिख लो पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी में आप लिख लो कि पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, और राइबोसोम्स में लिख लो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं, लिख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाके देख लो, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बीच में है, प्रोमिनेंट है, प्लांट सेल में साइड में हो जाएगा वैक्यूल की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहानी है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज पे आओ।
न्यूक्लियस सेपरेटेड बाय साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना न्यूक्लियस के आसपास डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास भी डबल मेम्ब्रेन होती है और क्लोरोप्लास्ट के आसपास भी डबल मेम्ब्रेन होती है। मैं लिखवा दे रहा हूँ, भूल जाओगे, लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो, ठीक है, न्यूक्लियस लिख लो और क्या था, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन तीनों के आसपास आपको डबल मेम्ब्रेन मिलेगी, ऐसे करके डबल में। बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे कोई सा गोल्जी बॉडी ले लो, ईआर ले लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो, एसईआर, आरईआर, कुछ भी ले लो, उन सब के आसपास सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है। लेकिन सिर्फ यही तीन होते हैं आपके जिनके आसपास डबल मेम्ब्रेन होती है। अब अगर आपको जानना है कि इनके आसपास ही सिर्फ डबल मेम्ब्रेन क्यों होती है और किसी के आसपास क्यों नहीं होती, तो बड़ा डाउट सेशन में आके पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकती है, मुझे नहीं पता कि बुक में दिए नहीं दिए, लेकिन ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो न्यूक्लियस में आपकी डबल डबल मेम्ब्रेन होती है। अब न्यूक्लियस भी, अब न्यूक्लियस के आसपास भी, जब जिसके आसपास भी वॉल्स हैं वहां पर कहीं ना कोई गेट तो होगा। ठीक है, चैनल्स होंगे अंदर बाहर जाने के लिए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है और मटेरियल्स को अलाउ करती है। और मतलब अब ये ध्यान रखना, जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल थी, वैसे ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक और आपका इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि सेंटर में ऊपर से हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। अब इसी न्यूक्लियोलस के आसपास आपका क्या होगा, डीएनए। ठीक है, टंग ट्विस्टर है क्या ये, न्यूक्लियोलस बोले निकल नहीं रहा है मुंह से। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या है, इसके आसपास आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डीएनए, आपको मिलेगा क्रोमोसोम्स, आपको मिलेंगे जीन्स। ठीक है, ये सब फैंसी वर्ड्स जो आप पढ़ते हो आपको सुनाई देते हैं, ये सब कहाँ मिलेंगी, फैंसी चीजें आपको मिलेंगी न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक, अब ध्यान रखो एक और चीज। ठीक है, जहां जहां मार्क कर रहा हूँ वो आपके क्वेश्चन से हूँ। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर, ये एक क्वेश्चन है। ठीक, क्रोमोसोम्स कैन ओनली बी सीन व्हेन द सेल डिवाइड्स, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है। अगर यहाँ से आएगा आपके न्यूक्लियस के अंदर से क्वेश्चन, तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, वो हम शाम में जब क्वेश्चंस करेंगे तब देख लेना। ठीक, तो आपके यहाँ पर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे जीन्स बने हुए होते हैं। ठीक है, जीन्स ही इंफॉर्मेशन आपके सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। लिखा हुआ ना, हेल्प इन इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, आपके सारे एट्रीब्यूट्स, आपका सारा बिहेवियर सब इनके ऊपर लिखा हुआ है। और तो आ जाओगे तो क्रोमोसोम्स दिखते कब हैं, क्या आप नॉर्मली देख सकते हो, नहीं, जब सेल डिवाइड करेगा तभी ही आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेल के डिवाइड करने पर ही क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, वरना पहले भी होते हैं। तो कंडेंसेशन आपका वो होता है जब सेल डिवाइड करता है, तो जब सेल डिवाइड करेगा तभी आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक, आगे आ जाओ। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन द इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर। ठीक, कंट्रोल सेंटर में बताया ना आपको, तिजोरी की तरह ही है, ब्रेन है आपके सेल का, यही सारा कंट्रोल सेंटर ये सब संभालता है। ठीक है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में बताया था वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और ठीक है, अच्छा आप लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मुझे पहले ये बताओ। आप कहोगे आप लिविंग हो, फिर मैं पूछूंगा आपके अंदर क्या लिविंग है, तो आप कहोगे सेल है। नहीं, सेल तो लिविंग नहीं होता। ठीक है, किसने कहा सेल लिविंग होता है, सेल लिविंग नहीं होता। आपका अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग है, नहीं वो कुछ नहीं है। सेल के अंदर एक ऐसी क्या चीज है जो लिविंग होती है, जो आपको लिविंग बनाती है। ठीक है, सेल की आत्मा कहाँ होती है, ठीक है, सेल की आत्मा होती है आपकी, होती है प्रोटोप्लाज्म। अगर कभी कोई पूछे लिविंग क्या है तो बेटा सेल का होगा, तो गलत जवाब होगा, चाहे वो किसी भी क्लास में चले जाओ। अगर कोई पूछ रहा है कि सेल के अंदर लिविंग चीज क्या है, या फिर आपके खुद के अंदर लिविंग क्या है, ठीक है, आप कैसे लिविंग हो, तो बताओगे आप हमारे अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, इस वजह से हम लिविंग हैं। सेल गलती से भी मत कहना, क्योंकि वो आंसर होता है गलत। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म ही आपका एक ऐसा सब, मतलब एक ऐसी चीज है आपके सेल में, या फिर आपके सेल से मिलकर चीज बनी हुई है, वो ही आपकी लिविंग सब्सटेंस है सेल की। आपका सेल लिविंग नहीं होता। ठीक है, क्या कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। ठीक, फिर आगे आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, जो आपके प्रिमिटिव सेल्स थे, पुराने सेल्स, वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। उनके मतलब आसपास ऑर्गेनेल्स के आसपास बाउंड्रीज नहीं है और वेल डिफाइंड कुछ नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, आपको पता नहीं है। आप सेल देख रहे हो, मान लो ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ भी कहीं कुछ ऐसी मतलब घिचपिच हो रखी है यहाँ पर, तो ये जो पूरा जो मेस्ड अप चीज आपको दिखती रहती है, ये आपका सेल आपको क्या कहते तो सेल ही है ऐसे, लेकिन कैसा है, प्रिमिटिव सेल है, बहुत ज्यादा पुराना है, प्रोकैरियोटिक है।
ठीक है। अगर आप यूकैरियोटिक की बात करोगे तो जैसे कि अभी आपने सेल देखा नीचे देख रहा डायग्राम, तो वैसे सेल होते हैं वो आपके कहलाते हैं यूकैरियोटिक। हर चीज वेल डिफाइंड आपको अलग से दिख रही होती है, ठीक है, हर चीज आपको अलग आप बता सकते हो ये है ये है ये है, लेकिन प्रोकैरियोट में आप ये नहीं बता सकते, ठीक है। तो आपके यूकैरियोटिक क्या है, ये नए तरीके के सेल हैं, ठीक है। अच्छा, यू ध्यान रखना यूकैरियोटिक में हम कहते हैं यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है, वो भी ट्रू ही होता है, लेकिन ट्रू सिन का मतलब क्या है कि उसके आसपास बाउंड्री होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक में ट्रू का मतलब क्या है, उसके न्यूक्लियस के आसपास आपकी क्या है, बाउंड्री है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस के आसपास बाउंड्री नहीं है। तो वहां पर एक और चीज लिख लो, दी हुई नहीं है यहाँ पर शायद, नहीं लिखी हुई। इनके जहाँ जहाँ इनका न्यूक्लियस होता है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, रुको सही करने दो। क्या स्पेलिंग थी, न्यूक्लियोइड, देख लेना यार, चेक कर लेना, ठीक है। न्यूक्लियोइड होती है, ठीक है, तो जहां पर न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका ये सेल है प्रोकैरियोट का, यहाँ कहीं सेंटर में कुछ ऐसे जिस पे आपको दिख रही होगी, बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये चीज है वेल डिफाइंड नहीं है, पता नहीं, देख के बता नहीं सकते कि अभी न्यूक्लियस ही है, लेकिन इस रीजन को हम कहते हैं प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वैक्यूल की बात में हो गई थी कि आपका स्टोरेज स्पेस है, ठीक है। आपके पास अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा खाना आपने भर लिया है, तो खाना भर के आप कहाँ डालोगे, उसे वैक्यूल में ही डालोगे, ठीक है। प्लांट्स को चाहे एनिमल्स हो चाहे कोई भी हो, सब लोग वैक्यूल में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बता दें मैंने आपको, एनिमल सेल में या तो वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं है, प्लांट सेल में बहुत बड़े वैक्यूल आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर बात होती है प्लास्टिड्स की, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, आपके प्लास्टिड्स आपके ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जिनके पास कलर होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा कहते हैं हम प्लास्टिड, यानी पिगमेंट्स में होते हैं, जिन कंपोनेंट्स में पिगमेंट्स होते हैं वो हम कहते हैं प्लास्टिड्स। और ये आपके जनरली किस में आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आपके कैसे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एलिडोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, तो ये सब तो बाद में पढ़ोगे, मैं नाम बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। तो ये प्लास्ट जैसे क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, उसके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का है, तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्रोमोप्लास्ट क्या होगा, जो बाकी कलर्स आपके जो हो गए, फ्लावर्स आपके रेड, ब्लू, पिंक, येलो, ये सब जो होते हैं वो सब वो उनमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, लिख लो। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल का क्या काम होता है बता चुका हूँ ऑलरेडी, रिपीट मत करवाओ, ठीक है। क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, इसमें आपको जितने भी आपके रेड, ब्लू, येलो, पिंक, ये सब कलर्स जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड्स वो होते हैं जिनके पास कलर्स होते हैं, ठीक है, कलर्ड पिगमेंट्स वाले। ये चीज ध्यान में रख लो। क्लोरोफिल का ध्यान रखो, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, बाकी हमारे क्रोमोप्लास्ट हैं वो ध्यान रखो। दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता ना, जो बनाते हैं पेपर, कहाँ से बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं बता दिया आपको, चीज़ अपने ध्यान में रखो, ठीक। अच्छा, मेजर डिफरेंस क्या है प्लांट एनिमल सेल में, आप देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, हाँ दोनों में होती है। सेल वॉल से प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेकंड है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है, हाँ दोनों के अंदर होता है, ठीक है, टिक कर दो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होती है, हाँ दोनों के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होता है। प्लास्टिड्स यहाँ होते हैं, यहाँ देखने को नहीं मिलते। वैक्यूल यहाँ होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों तरह की बातें होती हैं यहाँ पर, कोई भी एक चीज आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया समाप्त, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, फिर से देखो, फिर से जाओ, कोई चीज समझ में ना आई हो तो डाउट सेशन में आओ, ठीक है। क्या हो गया ये, चलो छोड़ो। हाँ, तो डाउट सेशन में आओ और डाउट में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मुझसे पूछो, जो मुझसे हो पाएंगे मैं आपको बताऊंगा। और इस चैप्टर को आज फाइनल कर देते हैं, खत्म करते हैं इस चैप्टर को, खामखा खींचना नहीं है, यहाँ पर खत्म हो गया। और इसे और खींचो मत, डाउट सेशन में आगे क्वेश्चन करो और आगे बढ़ो, ठीक है। 2 महीने आपके पास है, लोड मत लो, लोड किसी चीज का नहीं है। रोज एक मतलब रोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो काम आपको दिया जा रहा है उसी दिन कंप्लीट करके रखो। बैकलॉग क्रिएट करने का टाइम नहीं है आपका कि मैं आपकी आगे जाके बैकलॉग क्लियर कराऊँ, नहीं। 26 जून मतलब 26 जून, ठीक है, ध्यान में ये चीज रखो, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। प्रमोशन जरूरी होता है, अपने मुंह से करना पड़ रहा है, और आप लोग भी और लोगों को बताएं अगर ये पसंद आ रहा हो आपको तो, ठीक। चलो, आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट हम सेशन में, तब तक के लिए ठीक है। हाँ, डाउट क्लास में जरूर आना, डाउट क्लास मत छोड़ना, ये भले एक बार को भूल जाया करो लेकिन डाउट क्लास कभी भी मत छोड़ा करो, ठीक है। तो चलो, आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।